यही जो नर्व सेल्स थे, दे हैव बीन अरेंज्ड एट द सेंटर ऑफ द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ अ लैडर लाइक, सीढ़ी के जैसा बीच में सेंटर में आ गया। फिर जब हम और आगे फाइलम में गए, जैसे कि ऑर्थ्रोपोडा फॉर एग्जांपल, ऑर्थ्रोपोडा में कौन आते हैं? इंसेक्ट्स आते हैं। तो उनके बॉडी में यही जो बीच में सेंटर में लैडर के जैसा था, ये नर्व सेल्स ने अपने आप को अरेंज कर लिया इन द फॉर्म ऑफ नर्व रिंग एंड द नर्व कॉर्ड। अब ये जो नर्व कॉर्ड था, उसमें हमें बहुत सारे गैंग्लियाज देखने के लिए मिले। गैंग्लियाज मतलब ये सारे नर्व सेल्स एक जगह बीच में इकट्ठा हो गए, फॉर्मिंग अ गैंग्लियाज। इंसेक्ट्स के अंदर हमें जो नर्व रिंग होता है, उसमें हमें नर्व रिंग में उसका ब्रेन, we can see a formation of a brain. No doubt the brain is not so well developed, but yes, we can see a bilobed nerve mass which has been supposed to be called as the brain of an insect. Cockroach के बारे में you have learned all these things, so just remember about the cockroach. Where is the brain present? It is present above the pharynx. It is solid, it is double, it is nerve cord which is running through the thorax and the abdomen. All these things, ये पूरा point आपने already cockroach से related में पढ़ा है। फिर ये तो हो गया नॉन कॉर्डेट्स की बात। फिर जब अगेन इवोल्यूशन हुआ, नॉन कॉर्डेट से कॉर्डेट्स पे आए, फिर वर्टिब्रेट्स पे आए, तो वर्टिब्रेट्स में भी अगेन ब्रेन का जो नर्व रिंग था, वो नर्व रिंग प्रॉपर ब्रेन में कन्वर्ट हो गया, और जो नर्व कॉर्ड था वो स्पाइनल कॉर्ड में बदल गया। इज दैट वेरी क्लियर? ठीक है, तो जस्ट हैव अ लुक ऑल ऑफ यू दिस मच, जस्ट अ सेकेंड, आई विल कम। Okay, so now let us see about the structure of neuron or a nerve cell. So it is a structural and the functional unit of a nervous system. ये क्या क्या काम करता है? रिसीव करता है, कंडक्ट करता है, ट्रांसमिट करता है इम्पल्सेस को। इट इज वेरी लॉन्गेस्ट सेल है ना, नर्व सेल इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ अवर बॉडी। कितना? अबाउट 90 to 100 सेंटीमीटर। न्यूरॉन्स में 3 पार्ट्स होते हैं। सो सी वट एवर पॉइंट्स यू फील दैट इट इज इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट डाउन। ओके, सो यू कैन नोट डाउन दिस थिंग। कितना लॉन्ग है? 90 to 100 सेंटीमीटर। अच्छा, न्यूरॉन के अंदर 3 पार्ट्स होता है, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। सो अगेन लेट अस रिवाइज ऑल दिस थिंग्स वंस अगेन। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा भी है, बट फिर भी अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो देखो, ये बीच वाला पार्ट को हम साइटोन बोल रहे हैं या फिर सेल बॉडी बोल रहे हैं,
और ये सेल प्रोसेस है जो है डेंड्रॉन, और जो एकदम सिंगल वाला है वो है एक्सॉन। ठीक है। सो साइटोन या सेल बॉडी में क्या क्या चीजें होते हैं? बीच में न्यूक्लियस होता है, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, सारे सेल ऑर्गेनेल्स है, सिर्फ क्या नहीं है? सिर्फ सेंट्रियोल्स नहीं होता है, और ये सेंट्रियोल्स नहीं होने के कारण ही इट कैन नॉट डिवाइड। दिस इज द ओनली सेल ऑफ अवर बॉडी विच डज नॉट डिवाइड। द नंबर रिमेन्स constant throughout the life, that is about 30,000 millions of neurons we have। ठीक है। तो सारे सेल ऑर्गेनेल्स है, सिर्फ सेंट्रियोल्स नहीं होता है, एब्सेंस ऑफ सेंट्रियोल है। ठीक है। न्यूरॉन्स कैन नॉट डिवाइड। न्यूक्लियस कैसा है? लार्ज है, प्रोमिनेंट है, वी कैन सी ऑल दिस थिंग्स, निसल्स, ग्रैन्यूल्स। यस, नाउ सी अंडरस्टैंड द थिंग्स। एक्सॉन जहां से स्टार्ट होता है, दैट पर्टिकुलर रीजन इज कॉल्ड एज एक्सॉन हिलॉक। जहां से एक्सॉन स्टार्ट हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सॉन हिलॉक। यू कैन सी दैट साइटोन के आजू बाजू में जो भी प्रोसेस है, जो आउटग्रोथ्स है, उसको हम क्या बोलते हैं? डेंड्रॉन्स। डेंड्रॉन्स के छोटे छोटे ब्रांचिंग को हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। ठीक है। नाउ आप एक्सॉन में क्या देख सकते हो कि एक्सॉन जो है, yes, no doubt it has been covered with a प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम क्या बोलेंगे? न्यूरीलेमा, है ना? न्यूरीलेमा। न्यूरीलेमा का मतलब है मेम्ब्रेन। इसके अंदर का जो साइटोप्लाज्म रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूरोप्लाज्म। एक्सॉन के अंदर के साइटोप्लाज्म को क्या बोलेंगे? एक्सोप्लाज्म। ठीक है। अच्छा, एक्सॉन के अंदर हमने देखा कि इट इज बीन इट हैज अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स कॉल्ड एज श्वान सेल्स। ये श्वान सेल्स ही है जो कि क्या बनाते हैं? माइलिन के शीट बनाते हैं, कवरिंग। शीट मींस कवरिंग, माइलिन इज नथिंग बट अ फैट, फैट का कवरिंग। ये फैट का कवरिंग बनाते हैं। ये फैट के कवरिंग के वजह से क्या बन रहा है? यहाँ पर नोड्स बन रहे हैं, और ये नोड्स को क्या बोला जाता है? नोड्स ऑफ रेनवियर। फिर हमने पढ़ा था कि नोड्स ऑफ रेनवियर में सैल्टेटरी कंडक्शन होता है। सैल्टेटरी कंडक्शन का मतलब क्या होता है? एक नोड से दूसरे नोड पे इंपल्स जंप करता है, मतलब यहां से जंप किया इस पे, यहां से इस पे। इसके कारण ये माइलिन शीट होने के कारण इंपल्स बहुत ही फास्ट मूव करता है, क्योंकि यहाँ पे नोड्स हैं। ऐसे भी न्यूरॉन होते हैं जो बिना माइलिन शीट के होते हैं, उसके अंदर कंडक्शन इतना फास्ट नहीं होता है, क्योंकि वहां पे सैल्टेटरी कंडक्शन नहीं है। सैल्टेटरी कंडक्शन नहीं है मतलब क्या है? वहां पे नोड्स ऑफ रेनवियर्स नहीं है। अगेन यू कैन सी दैट द एक्सॉन विल एंड अप इनटू अ टीलोडेंड्रॉन, एंड अगेन अ नेक्स्ट डेंड्रॉन का फिर वो वापस डेंड्राइट शुरू हो जाता है। इन दोनों के बीच में एक रीजन होता है जिसको हम सिनैप्स बोलते हैं, एंड वी कैन सी द सिनैप्टिक बटन्स प्रेजेंट ओवर हियर। ठीक है। लेट अस लर्न कि क्या क्या है ऑर्गेनेल्स में। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा होता है? कॉइल्स अराउंड द राइबोसोम। सो प्लीज नोट डाउन व्हाट इज नीसल्स ग्रैन्यूल। ER coils around the ribosome and form a granule like structure जिसको नीसल्स ग्रैन्यूल भी बोलते हैं या फिर टिग्रॉइड बॉडी भी कहते हैं। क्योंकि इसमें राइबोसोम है, तो वी नो दैट राइबोसोम्स आर द प्रोटीन फैक्टरीज, सो इट इज अ साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। किस चीज से बना है? इट इज मेड अप ऑफ अ राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कंटेनिंग आयन। सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव नोट डाउन दिस पार्ट। इसके साथ साथ छोटे छोटे फाइबर्स भी हमें साइटोप्लाज्म में नजर आते हैं, जिसको हम बोलेंगे न्यूरोफाइब्रिल्स। क्या काम करते हैं न्यूरोफाइब्रिल्स? कंडक्शन में मदद करते हैं। कंडक्शन का मतलब है पासिंग ऑन द इम्पल्सेस।
Have you all noted with the Nissls granule? Yes, सबने नोट किया क्या Nissls granule? मैम 2 मिनट प्लीज। अच्छा अच्छा ओके, इसलिए पूछ बेटा मैं जस्ट नोट डाउन। यस मैम डन। ओके, चलो अब हम डेंड्रॉन्स के बारे में देखते हैं। डेंड्रॉन्स क्या है? उसके छोटे छोटे ब्रांचिंग जो सेल प्रोसेस से बाहर आता है, उसके छोटे ब्रांचिंग को डेंड्राइट्स बोलते हैं। ये तो राइट पता ही है आपको। डेंड्रॉन्स क्या करता है? वो रिसीव करता है स्टिमुलस को। प्लीज नोट डाउन, डेंड्रॉन हमेशा रिसीव करता है स्टिमुलस को एंड इट प्रोड्यूस सेंट्रीपिटल टुवर्ड्स, सेंट्रीपिटल मींस टुवर्ड्स द सेल बॉडी कंडक्शन। मतलब क्या है? ये यहां से रिसीव करेगा और इसको देगा, रिसीव करेगा इसको देगा, इसके लिए हम सेंट्रीपिटल बोल रहे हैं। सेंट्रीपिटल मतलब अंदर की तरफ दे रहा है, ठीक है। एंड इट कंटेन्स Nissls granule एंड द न्यूरोफाइब्रिल्स। ये क्यों यहाँ पे मेंशन किया गया है? बिकॉज एक्सॉन में नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे डेंड्राइट्स में मेंशन किया गया है कि डेंड्राइट्स में Nissls granules होते हैं और न्यूरोफाइब्रिल्स भी होते हैं। अब एक्सॉन में आपको बहुत सारी चीजें नोट डाउन करनी है, सो प्लीज नोट डाउन ऑल द इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर द एक्सॉन। एक्सॉन कैसा है? लॉन्गेस्ट है, ठीक है। उसके अंदर का जो साइटोप्लाज्म है हम उसको एक्सोप्लाज्म बोलते हैं। नाउ दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, एक्सॉन में Nissls ग्रैन्यूल नहीं होता है, ठीक है। सिर्फ उसमें न्यूरोफाइब्रिल्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया ही होता है। So this point is again important for the axon. I will give you time to write down. बाकी का एक बार सिर्फ सुन लो अच्छी तरह से। एक्सॉन के ऊपर भी कवरिंग है, तो लेमा का मतलब कवरिंग होता है ना बेटा। जैसे हमने ऊपर न्यूरी लेमा पढ़ा, तो एक्सॉन का कवरिंग को क्या बोलेंगे? एक्सोलेमा, ठीक है। जहां से स्टार्ट होता है एक्सॉन, उसको हमने अभी पढ़ा, उसको हम एक्सॉन हिलॉक कहते हैं। हिलॉक इज द न्यूरॉन्स ट्रिगर जोन, क्योंकि यहीं से एक्शन पोटेंशियल नीचे की तरफ जनरेट होता है। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन। ये जो एक्सॉन हिलॉक है, देखो डेंड्रॉन ने साइटोन को दिया, पर साइटोन से अब नीचे जाना चाहिए ना, तो ये जो रीजन है ना, यहीं से एक्शन पोटेंशियल जनरेट नीचे की तरफ होता है। इसके लिए एक्सॉन हिलॉक को काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। टर्मिनल एंड वी नो दैट इट इज कॉल्ड एज अ टीलोडेंड्रॉन। टीलो का मतलब होता है लास्ट पार्ट। अच्छा, अब टीलोडेंड्रॉन का क्या खास बात है? मोर माइटोकॉन्ड्रियाज आर प्रेजेंट इन द टीलोडेंड्रॉन। क्यों ऐसा? ऐसा क्यों? बिकॉज वी नो दैट द माइटोकॉन्ड्रिया आर द पावर हाउस। फिर टीलोडेंड्रॉन में क्यों चाहिए पावर हाउस का? बिकॉज टीलोडेंड्रॉन को क्या करना है? न्यूरोट्रांसमीटर बनाना है, और साथ में न्यूरोट्रांसमीटर भी बनाने में एनर्जी लगेगा, प्लस एंजाइम्स बनाने में भी एनर्जी लगेगा। तो कौन सा होता है न्यूरोट्रांसमीटर? एसिटाइल कोलिन, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। और ये एसिटाइल कोलिन स्टोर कहाँ पे किया जाता है? सिनेप्टिक वेसल्स। वेसल्स मतलब पाउच, इफ यू रिमेंबर द डायग्राम ऑफ योर टेक्स्ट बुक, इफ यू हैव ड्रॉन इट, ठीक है। तो अगेन दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट। बहुत सारा माइटोकॉन्ड्रिया टीलोडेंड्रॉन्स में प्रेजेंट होते हैं, बिकॉज टीलोडेंड्रॉन को एसिटाइल कोलिन, क्या है एसिटाइल कोलिन? इट्स अ न्यूरोट्रांसमीटर बनाना होता है, ठीक है। तो ये बनाने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, इसके वजह से यहाँ पर ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। अच्छा, अब एक्सॉन और किससे कवर्ड है? एंड वी नो दैट इट इज अ फंक्शनल पार्ट, ठीक है।
Now axon has been covered with a layer of what? It is covered with a phospholipid. I have told you myelin sheath is nothing but a fat का layer. तो सिर्फ फैट नहीं है उसमें, फॉस्फोलिपिड है. लिपिड मीन्स फैट, फॉस्फोलिपिड, जिसको हम स्विग्मोमाइलिन भी कह सकते हैं, विच इज कॉल्ड एज मेड्यूला या फिर माइलिन शीथ. आपने पढ़ा है ना कि डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस ऑफ माइलिन शीथ देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, माइलिनेटेड और मेड्यूलेटेड, या फिर नॉन माइलिनेटेड या फिर नॉन मेड्यूलेटेड. ये तो आपने पढ़ा ही है ऑलरेडी. ठीक है, तो मेड्यूला का मतलब ही होता है माइलिन. सो दिस ऑल्सो यू हैव टू राइट डाउन. अच्छा, अब ये जो मेड्यूला है, इट इज बीन अगेन कवर्ड विद अ membrane called as a neurilemma or the sheath of the Schwann cells. Schwann cells takes part in the deposition of the myelin sheath. इसके लिए हम इसको क्या बोलते हैं? myelinogenesis. Genesis मतलब formation of myelin. What does the myelin actually do? It सबसे पहले वो इंसुलेटर का काम कर रहा है. क्यों इंसुलेटर का काम कर रहा है? बिकॉज इसमें लिपिड प्रेजेंट है, इसलिए इंसुलेटर. फैट का काम क्या होता है? इंसुलेशन का काम करना. साथ में लीकिंग को प्रिवेंट करता है, आयंस का लीकिंग नहीं होने देता, और एनर्जी को कंजर्व करता है. ठीक है, सो आई रिक्वेस्ट द वॉट एवर द एक्स्ट्रा पॉइंट्स आर देयर, प्लीज नोट डाउन ऑल द पॉइंट्स. I will wait for some time. If you have done beta, please tell me. Otherwise, I will be waiting only. Okay, ma'am. Yes, ma'am, done. Okay. So this is the difference between the dendrites and the axon. So you can just have a look. What is the difference? एक बार आप पढ़ लो, then I will move to the types of neuron. So dendrites are short, tapering, whereas they are long, uniform, cylindrical. Number of dendrites arises from the cyton. यहाँ पे सिर्फ single होता है. They have tapering ends. यहाँ पर ऐसा tapering end नहीं होता है. यहाँ पे knobs होते हैं. यहाँ पे नीसल्स ग्रैन्यूल्स होता है, यहाँ पे नीसल्स ग्रैन्यूल नहीं होता है, बट दोनों के अंदर न्यूरोफाइब्रिल्स होते हैं. ये लोग रिसीव करते हैं और ये लोग कैरी करते हैं. एक्सॉन आर कैरिंग एंड डेंड्राइट्स आर रिसीविंग.
Okay. Now let us see about the types of neuron. अच्छा, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन तो आपने ऑलरेडी पढ़ा है, बट वो कहाँ पर प्रेजेंट है ये आपके बुक में नहीं दिया गया था, तो ये प्लीज नोट डाउन करो कि कहाँ पर प्रेजेंट है। तो वेरी सिंपल, यूनिपोलर मींस एक ही प्रोसेस है, बाइपोलर मींस दो प्रोसेस है, एंड मल्टीपोलर मींस जो अभी तक हम डायग्राम पढ़ते आए हैं। So unipolar means cytone is more or less spherical. You can see the cytone is more or less spherical and has only a single process that bifurcates. आप देख सकते हो कि bifurcate भी हुआ है। कहाँ पर प्रेजेंट है ऐसे टाइप का न्यूरॉन? तो दे आर यूजुअली प्रेजेंट इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज। सो दिस इज नाउ इम्पोर्टेंट। यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर आपको कोई नीट में नहीं पूछेगा, बट कहाँ पर प्रेजेंट है ये श्योरली पूछा जा सकता है, क्योंकि यूनिपोलर बाइपोलर तो सिंपल है। So unipolar are present in the embryonic stage. Bipolar, it is spindle shape, दो प्रोसेस है, हमें नजर आ रहा है, एक इस साइड और एक इस साइड। कहाँ पर प्रेजेंट है? So they are present in the sense organ like ear and the retina of eyes. Now that is important. और मल्टीपोलर वाला कहाँ पर प्रेजेंट है? हमारे पूरे सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। व्हाट इज सेरिब्रल कॉर्टेक्स? हमारा जो सेरिब्रम है उसमें दो रीजन्स होते हैं, आउटर कॉर्टेक्स एंड अंदर वाला मेड्यूला। तो कॉर्टेक्स रीजन में ही सिर्फ मल्टीपोलर न्यूरॉन प्रेजेंट है। ठीक है। नाउ अगेन देयर आर ऑफ टू टाइप्स एज द अपोलर या फिर नॉन पोलर एंड स्यूडो या फिर यूनिपोलर। यहाँ पे क्या है इसका मतलब? सेल प्रोसेस आर आइदर एब्सेंट इन अपोलर या नॉन पोलर में सेल प्रोसेस एब्सेंट है। अगर रहेगा भी तो ऐसे डिफरेंशिएटेड नहीं है इनटू एक्सॉन एंड डेंड्रॉन। ऐसे किसके पास प्रेजेंट है? हाइड्रा में, एंड इन अवर केस सेल्स ऑफ रेटिना में। Pseudo unipolar. Pseudo means false. It has only one axon and develops from axon which act as a dendron. ऐसा वाला कहां पर प्रेजेंट है? हमारे डॉर्सल रूट गैंग्लिया ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। डू यू रिमेम्बर डॉर्सल रूट गैंग्लिया? जब मैंने आपको फॉर्मेशन ऑफ स्पाइनल नर्व बताया था, डू यू रिमेम्बर द डायग्राम? You can see, you can turn your, if all of you are having your textbook with you, you can just turn your page and you can see the diagram of formation of spinal nerve. फाइन फॉर्मेशन ऑफ स्पाइनल नर्व का अगर आप डायग्राम देखोगे तो उसमें आपको डॉर्सल रूट गैंग्लियन ऐसा गोल सा नजर आएगा। ठीक है, तो वहां पर ये स्यूडो यूनिपोलर प्रेजेंट होते हैं न्यूरॉन। ठीक है। Now depending upon the function, this is very simple, very easy. So sensory, motor and connector. कनेक्टर को हम एसोसिएशन भी बोल सकते हैं। सो सेंसरी मतलब जो रिसीव करता है, मोटर मतलब जो लेकर जाता है इम्पल्स, और रिले या फिर कनेक्टर जो है जो दोनों के बीच में है, सेंसरी और मोटर के बीच में, जो एनालाइज करता है, इसलिए उसको एडजस्टर भी बोलते हैं या फिर एसोसिएशन न्यूरॉन भी बोलते हैं। तो रिले को, कनेक्टर न्यूरॉन को हम एसोसिएशन न्यूरॉन भी बोल सकते हो, एडजस्टर न्यूरॉन भी बोल सकते हो। Yes. Now the important part comes from here. Generation and the conduction of the nerve impulse. मतलब generate होना और conduct होना nerve impulse. So we know that कि there is a sodium potassium pump present. ये सोडियम पोटेशियम पंप में सोडियम अंदर जाता है, पोटेशियम बाहर आता है। तो ये जो अंदर और बाहर आना जाना है ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, हाँ, जिसके वजह से
बाहर पॉजिटिव होगा, अंदर नेगेटिव होगा, अंदर नेगेटिव बाहर पॉजिटिव होगा। तो ये सब जो चीजें हैं, इसी की वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। ठीक है, तो दैट वी आर गोइंग टू लर्न। तो देखो, इट्स विथ अ वेरी सिंपल डायग्राम इट इज बीन अंडरस्टूड, इट इज, यू कैन अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पार्ट। न्यूरॉन्स एक्साइटेबल है because their membranes are in polarized state. Polarized का मतलब क्या होता है बेटा? बाहर पॉजिटिव, अंदर नेगेटिव, इफ यू रिमेम्बर दैट डायग्राम। अलग अलग टाइप के आयन चैनल्स प्रेजेंट हैं। एक है सोडियम पोटेशियम पंप, एक ये आप देख सकते हो पोटेशियम पंप, ये देख सकते हो सोडियम पंप। सो अलग अलग आयन चैनल्स प्रेजेंट है ऑन द न्यूरल मेम्ब्रेन, और ये आयनल चैनल्स आर सेलेक्टिव परमिएबल टू डिफरेंट आयंस, है ना। यू कैन सी ये वाला जो पंप है, इसमें से सोडियम भी जा सकता है, पोटेशियम भी जा सकता है, दोनों, इसलिए इसको सोडियम पोटेशियम बोलते हैं। पर ये वाले में आप देख सकते हो सिर्फ पोटेशियम जा सकता है, ये वाले में आप देख सकते हो सिर्फ सोडियम जा सकता है। ठीक है, सो दे आर सेलेक्टिव परमिएबल, मीन्स कुछ अलग अलग चैनल से अलग अलग आयंस ही जा सकते हैं। ठीक है, तो यू कैन सी दैट दिस इज अ सेल सरफेस ऑफ एक्सॉन, ये सेल सरफेस है एक्सॉन का। ठीक है, एटीपी इज अगेन यूटिलाइज्ड ओवर हियर, यहाँ पे एटीपी यूटिलाइज्ड होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है बेटा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब जहां पे एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और पैसिव ट्रांसपोर्ट मतलब जहां पे बाय सिंपल डिफ्यूजन हो जाता है, उसको हम बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, so let us see about the resting membrane potential in resting phase। तो रेस्टिंग फेज में क्या होता है मुझे बताओ? बाहर पॉजिटिव कि अंदर पॉजिटिव? जल्दी बताओ। पोलराइज्ड स्टेट में, पोलराइज्ड स्टेट में बाहर पॉजिटिव होता है कि अंदर पॉजिटिव होता है? बताओ जल्दी से। यस, आर यू ऑल देयर? Yes, ma'am. बाहर पॉजिटिव, अंदर नेगेटिव। ओके, सो आई थिंक सो, मुझे ऐसा लगता है कि आई एम जस्ट टीचिंग टू आकांक्षा, है ना, बिकॉज शी इज ओनली आंसरिंग फॉर ऑल द थिंग्स, whatever I am asking only she is asking, तो I am only teaching to the Akansha, rest others just सिर्फ attendance के लिए आए हैं, है ना। Okay, now the potential difference across the cell surface of a nerve cells, it is negative inside the cell with respect to outside, अंदर नेगेटिव बाहर पॉजिटिव, इसको हम बोलते हैं पोलराइज्ड कंडीशन। और डीपोलराइज्ड का मतलब क्या होगा? इसका उल्टा, अंदर पॉजिटिव बाहर नेगेटिव, तो डीपोलराइज्ड। वापस पोलराइज्ड हो जाएगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? रीपोलराइज, मतलब वापस अंदर नेगेटिव बाहर पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा, potential difference across the membrane at rest is called as a resting membrane potential, which is about -70 millivolts। क्यों ये माइनस दिया गया है? बिकॉज यहाँ पे रीजन है, प्लीज नोट डाउन दिस -70 millivolts। क्या? नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट इनसाइड द सेल इज नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू द आउटसाइड। ठीक है, क्योंकि अंदर नेगेटिव है इसलिए हम इसको -70 millivolts बोलते हैं। कभी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मतलब जब कभी भी कोई इंपल्स ट्रैवल नहीं कर रहा है, करेक्ट है ना? यस, जब कभी भी कोई इंपल्स ट्रैवल नहीं कर रहा होता है, मतलब कि वो पोलराइज्ड कंडीशन में, जैसे अभी सारे बच्चे पोलराइज्ड ही है, सब रेस्ट ही कर रहे हैं, है ना। सो एट -70 millivolts में उसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है। ठीक है,
रेस्टिंग पोटेंशियल इस किसके साथ किसकी वजह से मेंटेन रहता है? बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट एज वेल एज द पैसिव डिफ्यूजन ऑफ आयंस। अभी हमने देखा कि यहाँ पे ये देखो, वापस ये डायग्राम पे जाओ, इसके अंदर एक्टिव भी होता है और पैसिव भी डिफ्यूजन होता है। तो अभी बाहर पूरा पॉजिटिव है, अंदर पूरा नेगेटिव है, लेट अस इमेजिन लाइक दैट। तो ये क्या हो गया? रेस्टिंग पोटेंशियल हो गया, दैट इज अबाउट -70 मिलीवोल्ट्स। ठीक है, सो रेस्टिंग पोटेंशियल इज मेंटेन्ड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस। कौन सा एक्टिव कौन कौन सा है? सोडियम पोटेशियम पंप। सो अगेन लेट अस सी विद द डायग्राम। यस, सो सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिव है ना, एक्टिव है। यहाँ पे आप देख सकते हो एटीपी की जरूरत पड़ी है, करेक्ट है। जबकि अदर जो चेन्स है जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, दे आर पैसिव। ठीक है, ये वाले दोनों क्या है? ये दोनों पैसिव हैं। अच्छा, बिकॉज ऑफ दिस पंप क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम इज मोर एक्सटर्नली एंड पोटेशियम इज मोर इन एक्सोप्लाज्म। इसके वजह से क्या होता है? एक्टिव मूवमेंट होता है बाय पैसिव डिफ्यूजन। एंड वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट कि हाउ द चैनल ओपन्स, ये गेट ओपन होता है एंड फटाफट सोडियम अंदर जाएगा एंड पोटेशियम बाहर आता है। सो वी हैव ऑलरेडी लर्न कि कैसे फटाफट पोटेशियम एंड सोडियम का एक्सचेंज होता है फॉर जनरेटिंग द इम्पल्स, जिसके वजह से क्या होता है? एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। ठीक है, so due to this active transport diffusion, positive charge is more outside and negative is more inside. ये channel open होगा जिसके वजह से more of positive will be outside और negative अंदर रहेगा। कवरिंग को हम एक्सोलेमा बोलते हैं, वो पॉजिटिव रहेगा, जबकि अंदर क्या रहेगा? नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये हमने सब किसके बारे में पढ़ा? ये हमने रेस्टिंग फेज के बारे में पढ़ा। रेस्टिंग फेज में अभी हमने जस्ट बोला कि बाहर पॉजिटिव और अंदर नेगेटिव, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव। तो यू कैन सी दैट बाहर पॉजिटिव है और अंदर की तरफ नेगेटिव है। अंदर नेगेटिव क्यों है? नेगेटिव आयंस है क्या? नहीं, क्योंकि अंदर कम सोडियम आयंस है, इसकी वजह से हम उसको नेगेटिव बोलते हैं। इतना क्लियर है सबको? ऑल ऑफ यू आर क्लियर विद दिस? तो आपको यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है रखना याद? आपको रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल याद रखना है, दैट इज -70 मिलीवोल्ट्स। आपको हमने और क्या डिस्कस किया कि इसमें अलग अलग टाइप के पंप्स हैं। एक तो सोडियम पोटेशियम पंप है जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होता है, मतलब वहां पे एनर्जी लगता है। फिर यहाँ पे सोडियम पंप भी है एंड पोटेशियम पंप भी है जो बाय सिंपल डिफ्यूजन से होता है, मतलब पैसिव डिफ्यूजन से होता है। तो रेस्टिंग पोटेंशियल में क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव। तो यही बताया गया है कि सोडियम बाहर पॉजिटिव है, मतलब सोडियम बहुत सारा बाहर रहेगा और पोटेशियम अंदर रहेगा। तो इसके कारण क्या होगा रिजल्ट? द आउटर ऑफ एक्सोलेमा विल बी पॉजिटिव एंड द इनर ऑफ द एक्सोलेमा विल बी नेगेटिवली चार्ज्ड। तो ये हो गया इसका। अब हम समझ रहे हैं कि एक्शन पोटेंशियल इन एक्साइटेड स्टेट, मतलब कि डीपोलराइज्ड कंडीशन, करेक्ट है। अब एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया मतलब कि क्या हो गया? ये डीपोलराइज्ड हो गया है। तो डीपोलराइज्ड होने के लिए, यस, डीपोलराइज्ड होने के लिए बाहर क्या होना चाहिए? नेगेटिव, और अंदर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। तो बाहर नेगेटिव होने के लिए सोडियम फटाफट फटाफट अंदर जाना चाहिए, है ना। जब सोडियम अंदर जाएगा, एक्सोलेमा के अंदर जाएगा, तब जाकर बाहर नेगेटिव होगा। ठीक है, तो अगेन ये सब अपने आप नहीं होता है, देयर आर चैनल्स, देयर आर सम बाइंडिंग प्रोटीन्स प्रेजेंट। ठीक है, आई विल शो यू दिस वीडियो ऑल्सो। ये भी मैं आपको ये सारी जो चीजें हैं ना, इसका एक वीडियो दिखाने वाली हूँ, तो फिर और सब चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक बार ये डीपोलराइज, अभी हमको डीपोलराइज करना है, तो ये वोल्टेज गेट चैनल ओपन हो जाएगा। यस, in resting state this channel are closed due to the binding of calcium ions. This is very 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 important. रेस्टिंग स्टेट में ये जो चैनल है, ये जो गेट है, सोडियम अंदर नहीं जाना चाहिए, इसका ध्यान कौन देता है? ये कैल्शियम आयन ध्यान देता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ बेटा? नहीं समझेगा तो प्लीज आस्क मी।
ये जो गेट है, ये जो वोल्टेज गेटेड चैनल है, आप देख सकते हो ये बंद है। ये बंद है तभी तो बाहर पॉजिटिव है, बाहर सोडियम आयंस है। ये बंद किसके कारण रहता है? कैल्शियम आयंस के कारण बंद रहता है। जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, ये गेट ओपन हो जाएगा। ये गेट ओपन कैसे होगा? ये कैल्शियम हट जाएगा यहाँ से, और कैल्शियम के हटते ही सोडियम फटाफट फटाफट अंदर जाने लगेगा। और जैसे ही सोडियम अंदर जाएगा, क्या होगा? सोडियम अंदर जाएगा तो अंदर जाने की वजह से क्या होगा? बाहर नेगेटिव हो जाएगा और अंदर पॉजिटिव हो जाएगा। इंक्रीज नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन इनसाइड द एक्सॉन, है ना? करेक्ट है। सो द चेंज ऑफ माइनस मिलीवोल्ट इन द पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम आरपीएम थ्रू इनफ्लक्स इज सिग्निफिकेंट ट्रिगर, जिसके वजह से क्या होगा? थ्रीशोल्ड स्टिमुलस, मतलब मिनिमम ऑफ कितना चाहिए चेंज? देयर शुड बी -10 मिलीवोल्ट्स का थ्रीशोल्ड स्टिमुलस है। ये इतने स्टिमुलस से, मतलब -10 मिलीवोल्ट के स्टिमुलस से, इसको हम थ्रीशोल्ड स्टिमुलस बोल रहे हैं। थ्रीशोल्ड मतलब मिनिमम इतना चाहिए। तो इतने स्टिमुलस से फटाफट क्या होगा? सोडियम आयंस अंदर जाएगा। तो यू कैन सी अ ग्राफ ओवर हियर। ये रेस्टिंग स्टेज था, ठीक है। फिर ओवरशूट ऊपर की तरफ कब जा रहा है? ये जब सोडियम आयंस अंदर जा रहा है, तो मतलब ये डीपोलराइज्ड हो रहा है। अब डीपोलराइज्ड हमेशा नहीं रहता है, वापस इट हैज टू कम बैक, इट हैज टू वापस कम बैक टू रीपोलराइज। सो एकदम ओवरशूट पे जाएगा। तो ये कितना होना चाहिए? थ्रेशोल्ड इसका -10 मिलीवोल्ट होना चाहिए। इतने पे फिर वापस अगेन इट विल बी रीपोलराइज्ड, ठीक है। इज दैट वेरी क्लियर बेटा? तो ये Yes, ma'am. डीपोलराइज्ड हो गया, ठीक है। एंड देन overshoot beyond 0 and becomes positive up to +30 to 40 +45 मिलीवोल्ट। अभी प्लस क्यों बोल रहे बेटा हम लोग यहाँ पे? क्यों प्लस बोल रहे? क्योंकि सोडियम अंदर गया, समझा? पहले माइनस क्यों हमने बोला था? पहले माइनस इसलिए बोला था क्योंकि अंदर नेगेटिव था। अभी हम प्लस बोल रहे क्योंकि अंदर पॉजिटिव हो गया, सॉरी अंदर पॉजिटिव हो गया। यस, इज इट क्लियर? You can see this diagram again, and with that it has been understood. So फिर वापस repolarization होगा, मतलब वैसे ही पहले जैसा, फिर वापस -70 मिलीवोल्ट्स हो गया। So time taken for restoration of resting potential, मतलब डीपोलराइजेशन से वापस रिपोलराइज होने में जो टाइम लगता है उसको हम रिफ्रैक्टरी पीरियड बोलते हैं। रिफ्रैक्टरी पीरियड, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल अगेन, and the whole process of depolarization and repolarization is very fast. कितने सेकेंड्स में होता है? just about 1 to 5 मिली सेकेंड्स में हो जाता है, मिली सेकेंड्स में। any doubt till here? it's very simple, ठीक है। किसी को कुछ डाउट है तो you can ask me बेटा। yes, any doubt? No, ma'am. No, ma'am. okay, I just wanted to show you that video. all of you can see Yes, ma'am. YouTube. what? ट्यूब दिख रहा है। हाँ YouTube दिख रहा है? अच्छा रुको, शेयर कर रहे हूँ। नहीं मैम, दिख रहा है वो। आप अभी लड़की बोल रही है ना। लड़की बोल रही है? अच्छा अच्छा, आपको आवाज आ रही है बेटा? आवाज आ रही है क्या बेटा? आवाज आ रही है आकांक्षा? नहीं मैम। नहीं, ma'am. जस्ट अ सेकेंड, आई विल शेयर, वेट। अब आएगी आपको, देखोगे। Through their आ dendrites रहा है and बाबू? axon. यस Gently, मैम। incoming signals are received at dendrites, while outgoing signals travel along the axon to the nerve terminal. In order to achieve rapid communication over its long axon, the neuron sends electrical signals from the cell's body to the nerve terminal along the axon. These are known as nerve impulses or action potentials.
An action potential is essentially a brief reversal of electric polarity across the cell membrane. Cells are polarized, meaning there is an electrical voltage across the cell membrane. In a resting neuron, the typical voltage, known as the resting membrane potential, is about -70 millivolts. The negative value means the cell is more negative on the inside. At this resting state, there are concentration gradients of sodium and potassium across the cell membrane. More sodium outside the cell and more potassium inside the cell. These gradients are maintained by the sodium-potassium pump, which constantly brings potassium in and pumps sodium out of the cell. A neuron is typically stimulated at dendrites, and the signals spread through the soma. Excitatory signals at dendrites open ligand-gated sodium channels and allow sodium to flow into the cell. This neutralizes some of the negative charge inside the cell and makes the membrane voltage less negative. This is known as depolarization, as the cell membrane becomes less polarized. The influx of sodium diffuses inside the neuron and produces a current that travels towards the axon hillock. If the summation of all input signals is excitatory and is strong enough when it reaches the axon hillock, an action potential is generated and travels down the axon to the nerve terminal. The axon hillock is also known as the cell's trigger zone, as this is where action potentials usually start. This is because action potentials are produced by voltage-gated ion channels that are most concentrated at the axon hillock. Voltage-gated ion channels are passageways for ions in and out of the cell, and as their name suggests, are regulated by membrane voltage. They open at some values of the membrane potential and close at others. For an action potential to be generated, the signal must be strong enough to bring the membrane voltage to a critical value called the threshold, typically about -55 millivolts. This is the minimum required to open voltage-gated ion channels. At threshold, sodium channels open quickly. Potassium channels also open, but do so more slowly. The initial effect is therefore due to sodium influx. As sodium ions rush into the cell, the inside of the cell becomes more positive, and this further depolarizes the cell membrane. The increasing voltage in turn causes even more sodium channels to open. This positive feedback continues until all the sodium channels are open and corresponds to the rising phase of the action potential. Note that the polarity across the cell membrane is now reversed. As the action potential nears its peak, sodium channels begin to close. By this time, the slow potassium channels are fully open. Potassium ions rush out of the cell, and the voltage quickly returns to its original resting value. This corresponds to the falling phase of the action potential. Note that sodium and potassium have now switched places across the membrane. As the potassium gates are also slow to close, potassium continues to leave the cell a little longer, resulting in a negative overshoot called hyperpolarization. The resting membrane potential is then slowly restored thanks to diffusion and the sodium-potassium pump. During and shortly after an action potential is generated, it is impossible or very difficult to stimulate that part of the membrane to fire again. This is known as the refractory period. The refractory period is divided into absolute refractory and relative refractory. The absolute refractory period lasts from the start of an action potential to the point the voltage first returns to the resting membrane value. During this time, the sodium channels are open and subsequently inactivated while closing and thus unable to respond to any new stimulation. The relative refractory period lasts until the end of hyperpolarization. During this time, some of the potassium channels are still open, making it difficult for the membrane to depolarize, and a much stronger signal is required to induce a new response. During an action potential, the sodium influx at a point on the axon spreads along the axon, depolarizing the adjacent patch of the membrane, generating a similar action potential in it.
The sodium currents diffuse in both directions on the axon, but the refractory properties of ion channels ensure that action potential propagates only in one direction. This is because only the unfired patch of the axon can respond with an action potential. The part that has just fired is unresponsive until the action potential is safely out of range. An action potential generated at the axon hillock usually travels down the axon to the nerve terminal and not back to the cell body. This is because the concentrations of voltage-gated ion channels are higher in the axon than in the cell body. Yes, beta, have you all understood this? हाँ मैम All of you have understood, na? बहुत फास्ट बोला ना मैम वो अंकल ने वापस देखना है. नहीं मैम वो हम देख लेंगे स्पीड कम करके हाँ, चलेगा, नो प्रॉब्लम. ठीक है, तो एक बार आप घर पर है ना आज ये देख लोगे ना तो द थिंग्स विल बी मच मोर क्लियर. आप एक्शन पोटेंशियल का यूट्यूब पे कोई भी एक बार देखोगे ना तो द थिंग्स विल बी मच मोर क्लियर. ठीक है, एंड आई थिंक सो टाइम नहीं है, सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू बेटा, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आगे का प्लीज पढ़ के रखो. ठीक है, आप क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ के रखोगे. सबसे पहला बात की इलेक्ट्रिक इम्पल्स तो अभी हमने देखा, पोलराइज रिपोलराइज. केमिकल इम्पल्स पढ़ के रखना सो दैट वी कैन सी द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक इम्पल्स एंड द केमिकल इम्पल्स. केमिकल इम्पल्स में याद है ना